हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AVVMU BSc नर्सिंग। आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। आज का ये 4th वीडियो है। 3 वीडियो पहले ही करा चुके हैं, जिसने नहीं देखे वो देख लो, ओके। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एजेंट इज़ यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर? जल को कीटाणु रहित करने के लिए किस एजेंट का उपयोग किया जाता है? देखो, वाटर को डिसइंफेक्टेड करना है, वाटर को कीटाणु रहित बनाना है, तो किस एजेंट का उपयोग किया जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, यहाँ पे आयोडीन होगा। क्लोरीन, आयोडीन या फिर एलम या फिर ऑल। देखिए, जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का भी यूज़ किया जाता है, आयोडीन एंड एलम का भी यूज़ किया जाता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। इसका 4th ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव, ओके। और 1000 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेड करना है, 1000 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेड करना है, तो इसके लिए 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है, ओके। 1000 लीटर वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ फूड्स आर, खाद्य पदार्थों के कार्य हैं। आपको फंक्शन पूछे गए हैं किसके? फूड के। तो फूड का क्या फंक्शन है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास करेगा, बिल्कुल सही बात है। जब हम फूड प्रॉपर खाते हैं, जब फूड लेते हैं तो ये हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करता है, डेवलपमेंट करेगा, इससे हमको एनर्जी मिलेगी, ये भी सही है। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, बीमारियों से बचाव भी करेगा। तो इसके सारे ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन 4th सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरपायरेक्सिया, द बॉडी टेम्परेचर इज। हाइपरपायरेक्सिया शरीर का तापमान है। जो शरीर के तापमान के लिए, बॉडी टेम्परेचर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, हाइपरपायरेक्सिया। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? लेस देन, जब बॉडी टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है जब बॉडी टेम्परेचर, तो हाइपरपायरेक्सिया यूज करेंगे। ये गलत है। लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी नहीं होगा। जब 100 नहीं होगा तो 2 डिग्री भी नहीं होगा। लेस देन 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी नहीं। जब मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं हाइपरपायरेक्सिया, ठीक है। हाइपरपायरेक्सिया जो वर्ड यूज़ किया जाता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, ओके। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वार्ड सिस्टर, यहाँ पे वार्ड होगा, वर्ड नहीं। द वार्ड सिस्टर्स इन ए हॉस्पिटल आर कंसिडर्ड एज। एक अस्पताल में वार्ड सिस्टर को माना जाता है। एक हॉस्पिटल में जो सिस्टर काम करते हैं जिसको बोलते हैं वार्ड सिस्टर, तो उसको क्या माना जाता है? टॉप मैनेजमेंट लेवल, शीर्ष प्रबंधन स्तर, मिडिल मैनेजमेंट लेवल, मध्य प्रबंधन स्तर, फर्स्ट मैनेजमेंट लेवल, प्रथम प्रबंधन स्तर, या फिर थर्ड मैनेजमेंट लेवल। देखिए, थर्ड मैनेजमेंट लेवल नहीं होता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल एंड फर्स्ट मैनेजमेंट लेवल होता है। जो टॉप मैनेजमेंट लेवल होता है इसमें CNO, NS एंड DNS ये लोग आते हैं, और मिडिल मैनेजमेंट लेवल में ANS आता है, और फर्स्ट मैनेजमेंट लेवल में SNO मतलब नर्सिंग ऑफिसर, और वार्ड सिस्टर, ओके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है वार्ड सिस्टर इन ए हॉस्पिटल आर कंसिडर्ड एज, तो वार्ड सिस्टर किस में आएगी? फर्स्ट मैनेजमेंट लेवल में। तो इसका 3rd ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट मैनेजमेंट लेवल में वार्ड सिस्टर आएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल साउंड फ्रिक्वेंसी फॉर ह्यूमन बीइंग इज बिटवीन। मनुष्य के लिए सामान्य ध्वनि आवृत्ति किसके बीच होनी चाहिए? जो साउंड फ्रिक्वेंसी है वो ह्यूमन बीइंग के लिए किसके बीच होनी चाहिए? 20 से 2000 किलो हर्ट्ज,
20 से 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 से 2 लाख किलो हर्ट्ज, या फिर ऑल? देखिए ऑल तो होगा नहीं। जो साउंड फ्रिक्वेंसी होती है ह्यूमन बीइंग के लिए वो होती है 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच। ओके, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज जो साउंड फ्रिक्वेंसी है वो ह्यूमन बीइंग के लिए नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन टू हेल्थ आर? पोषण का स्वास्थ्य से संबंध है। जो न्यूट्रिशन है उसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है, हेल्थ से क्या संबंध है? इम्यूनिटी, स्पेशल न्यूट्रिशनल डिजीज, विशेष पोषण संबंधी रोग, या फिर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, शारीरिक और मानसिक विकास, या फिर ऑल? इम्यूनिटी। देखिए जो न्यूट्रिशन है उसका जो हेल्थ से संबंध है इम्यूनिटी। जब पोषण लेंगे तो स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, तो जब पोषण लेंगे तो इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, तो ये भी तो स्वास्थ्य पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, स्वास्थ्य से रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। स्पेशल न्यूट्रिशनल डिजीज़, स्पेशल न्यूट्रिशनल डिजीज़, जो न्यूट्रिशनल डिसीज़ होती हैं, न्यूट्रिशन जब नहीं लेते तो उनसे न्यूट्रिशनल डिजीज़ होती हैं, तो जब न्यूट्रिशन लेंगे तो डिजीज़ ठीक होगी, तो ये भी तो हेल्थ से रिलेटेड है ना। फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होगी तो ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो पोषण का जो स्वास्थ्य से संबंध है ये सारे ऑप्शन सही है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ नर्सिंग? मदर के जनक हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मली सबको आता होगा। इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ नर्सिंग? अब अगर इनके जन्म की बात करें तो जो इनका जन्म हुआ है 12 मई को हुआ है, 12 मई 1820 को, 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ है। इनका जो ये ऑप्शन है, जो इसका आंसर है, ये आप कमेंट में बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर इज? मौखिक और मलाशय ताप के बीच अंतर है। देखिए जो टेम्परेचर लिया जाता है, ठीक है, जो टेम्परेचर मापा जाता है वो रेक्टल भी मापा जाता है और ओरल भी मापा जाता है। जैसे कि टेम्परेचर मापा जाता है वो थर्मोमीटर से टेम्परेचर मापा जाता है, ठीक है। तो जो टेम्परेचर मापा जाता है ओरल मापा जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों में अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर मापना है तो रेक्टल टेम्परेचर मापेंगे, ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर मापेंगे। एग्जैक्ट टेम्परेचर मापने के लिए रेक्टल टेम्परेचर यूज करते हैं, मतलब रेक्टल मापते हैं, ठीक है। तो जो ओरल मापते हैं और रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो इसके बीच जो अंतर होता है वो कितना होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो अंतर होता है वो ओनली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है, या फिर इससे कम, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पस एंड क्राइटेरिया ऑफ लाइसेंसर इज टू? लाइसेंस का प्राथमिक उद्देश्य और मानदंड है। जो लाइसेंस है इसका प्राथमिक उद्देश्य और मानदंड क्या है? देखिए जैसे आप अभी बीएससी नर्सिंग करेंगे, बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है, या फिर एएनएम है। इसको जब कंप्लीट करने के बाद एक नंबर दिया जाता है जिसको आरएन नंबर दिया जाता है एंड आरएम नंबर दिया जाता है, ठीक है। आरएन या आरएम नंबर दिया जाता है। तो जो ये नंबर दिए जाते हैं ये इसमें बताना है जो प्राइमरी पर्पस है एंड क्राइटेरिया है लाइसेंस का वो क्या है। लिमिट प्रैक्टिस, अभ्यास सीमित करें। लिमिट प्रैक्टिस लिमिट मतलब अभ्यास सीमित करें। डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास के दायरे को परिभाषित करें। प्रोटेक्ट द पब्लिक, जनता की रक्षा करें। आउटलाइन लेजिस्लेटिव एक्शन, विधायी कार्रवाई की रूपरेखा। देखिए जैसे कि जब तक आपने जैसे कि आपने कोई भी डिग्री ले लिया, जैसे कि बीएससी नर्सिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपको ये नंबर नहीं मिला है, अगर आपको लाइसेंस नहीं मिला है, अगर लाइसेंस नहीं मिला है तो आप
किसी को जो केयर प्रोवाइड करेंगे, जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेंगे, वो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मान्य नहीं होगा। मतलब आप पे उंगलियां भी उठाई जा सकती हैं, ठीक है, मतलब जांच पड़ताल वगैरह होती है ना। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्ट द पब्लिक, जनता की रक्षा करना है। जो ये इसका जो प्राइमरी पर्पस एंड क्राइटेरिया है लाइसेंस का, इसमें है प्रोटेक्ट द पब्लिक, जनता की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल फूड्स आर, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ है, एनर्जी प्रोवाइडर, ऊर्जा प्रदाता, बॉडी बिल्डर, प्रोटेक्टिव फूड या फिर ऑल। देखिए जो फूड है, जो फंक्शनल फूड है, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ है, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइडर भी होते हैं, बॉडी बिल्डर भी होते हैं और प्रोटेक्टिव फूड भी होते हैं। और इनमें जो फूड आते हैं, जैसे एनर्जी प्रोवाइडर जो फूड है वो है राइस, एनर्जी प्रोवाइडर जो फूड है राइस है, व्हीट है, मतलब ओवरऑल सीरियल आते हैं इसमें। जो सीरियल्स है, अनाज है, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी बिल्डर में आते हैं प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डर का काम करता है। प्रोटीन जैसे मिल्क है, मिल्क मीट और पल्स है, ठीक है, पल्स दालें। और जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, प्रोटेक्टिव जो रक्षात्मक भोजन है वो है जैसे मिल्क वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ओके, इनको ले सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनल फूड्स हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, एनर्जी प्रोवाइडर, बॉडी प्रोवाइडर, प्रोटेक्टिव फूड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन द मिनरल नेमली, हीमोग्लोबिन नामक खनिज होता है आयरन, जिंक, फ्लोराइड या फिर ऑल। देखिए हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। जो ब्लड है, ब्लड में आयरन पाया जाता है। आयरन की जब डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है, कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है, जिसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन अडल्ट एज, एक वयस्क के शरीर का सामान्य तापमान है। एक एडल्ट का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 35 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट तो होगा नहीं, फ़ारेनहाइट तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो जो एडल्ट का बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। बताइए ह्यूमन बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल, फैट एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए जो ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, देखिए जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, माइक्रो मतलब जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है, ठीक है। मैक्रो में आते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनकी हमारी बॉडी में आवश्यकता ज़्यादा होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता कम होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि मिनरल्स, विटामिन्स और H2O मतलब वाटर। ओके, तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच न्यूट्रिएंट आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है वो ह्यूमन बॉडी में ही तो होते हैं ना, विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड, स्टेथोस्कोप की सहायता से जांच कहलाती है। देखिए जब स्टेथोस्कोप की सहायता से जांच करते हैं ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। वो वर्ड क्या होता है, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन,
पल्पेशन या फिर मैनिपुलेशन। देखिए जब स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे, जांच करेंगे स्टेथोस्कोप की सहायता से, तो जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है ऑस्कुलेशन। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ऑस्कुलेशन। इसको डायरेक्ट याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिक्लेरेशन ऑफ राइट एंड और रॉन्ग रिफर टू। सही या गलत की घोषणा का संदर्भ लें। देखिए हॉस्पिटल में जो सही और गलत का निर्णय लिया जाता है, जो सबके पक्ष में होता है, सही और गलत का निर्णय लिया जाता है, तो वो जो निर्णय लिया जाता है वो लिया जाता है कोड ऑफ इथिक्स के अंतर्गत। कोड ऑफ इथिक्स के अंडर ये निर्णय लिया जाता है, जिसको दिया था WHO ने। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा इथिक्स। रॉन्ग या राइट या रॉन्ग की जो घोषणा करते हैं, जो निर्णय लिया जाएगा, वो इथिक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का मतलब फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट, सेकंड लेस इम्पॉर्टेंट या फिर नॉन। देखिए जो प्रोटीन है, प्रोटीन वर्ड दिया था, मोल्डर ने प्रोटीन वर्ड दिया। मोल्डर ने 1938 में टर्म दिया था प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन टर्म दिया और इन्होंने बताया प्रोटीन को इन्होंने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बताया। प्रोटीन की आवश्यकता फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्रोटीन का मतलब है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, जो किसने बताया, मोल्डर ने 1938 में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यूज। ऊतकों की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। आपको बताना है टिश्यू की मरम्मत के लिए, ऊतक की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। प्रोटीन, फैट, वाटर, मिनरल। देखिए जो ऊतक की मरम्मत के लिए जो ऊतक की मरम्मत के लिए जो पोषक तत्व है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता होती है टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच विटामिन इज़ नेसेसरी फॉर ब्लड कोगुलेशन। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन के ये ब्लड कोगुलेंट में हेल्प करता है, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है। ओके, और इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ब्लड का थक्का जमाने में विटामिन के हेल्प करता है। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स जो बच्चों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछे गए हैं। मैंने बताए थे ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट बताए थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बताए थे। मैक्रो जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, ठीक है, और माइक्रो जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है। तो जो मैक्रो हैं वो तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैक्रो हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू ANM। ANM में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। ANM में एडमिशन लेना है, इसमें जो न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। देखिए एक होता है ANM, एक है GNM और एक है BSc नर्सिंग। ठीक है, BSc नर्सिंग। ANM 2 इयर्स का सर्टिफिकेट कोर्स है। ANM 2 इयर्स का ये सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है,
सर्टिफिकेट कोर्स है। और जो GNM है ये 3.5 साल का ये डिप्लोमा कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है। और जो BSc नर्सिंग है ये 4 साल का डिग्री कोर्स है, 4 साल का डिग्री कोर्स है। ठीक है। जब ANM की जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए, GNM भी 12th पास होना चाहिए। और BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए भी 12th पास प्लस विद बायो सब्जेक्ट से BSc नर्सिंग बायो सब्जेक्ट से 12th पास होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें ANM का पूछा गया है, ANM की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी है, तो 12th पास, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एडल्ट, वयस्कों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकताएं हैं। इसमें डेली रिक्वायरमेंट पूछी गई है प्रोटीन किसमें, एडल्ट में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी है, 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम ही होगा यहाँ पे, 1 ग्राम पर केजी पर डे। देखिए अगर बात करें एडल्ट में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो तो 1 ग्राम पर केजी पर डे होती है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और जब प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो 1.5 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है। और जो मदर हैं, जो लैक्टेशनल वोमेन हैं, जो लैक्टेशनल मदर हैं, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो होती है 2 ग्राम पर केजी पर डे, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमीनो एसिड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी मैनली, मानव शरीर में मुख्यतः कुल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं, 24, 19, 29 या फिर 9। देखिए जो ह्यूमन बॉडी में अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो होते हैं 24, जिसमें होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड और होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं इनको हमको बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि फूड से लेना पड़ता है। और जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं ये हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन, जो पानी में घुलनशील विटामिन है। आपको वाटर सॉल्यूबल विटामिन पूछा गया है। देखिए जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन जो है वो है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। तो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स में जैसे कि B1, V2, V3, V5, V6, V7 एंड B9। ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, अगर ये कहीं मिल जाए या फिर विटामिन सी मिल जाए तो ये सारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन हैं। अब सिंपली याद रखना बी और सी, सी वाटर सॉल्यूबल विटामिन। ठीक है, बी में बी कॉम्प्लेक्स और सी, तो सी अकेला ही है ना विटामिन सी, तो V1, V2 और विटामिन सी ये सारे वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन A, D, E, K। विटामिन A, D, E, K के अवशोषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। आपको बताना है जो ये विटामिन है A, D, E, K, इनके अवशोषण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है। तो जो विटामिन ये A, D, E, K है ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है।
ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है, तो इनका अवशोषण भी तो फैट में ही होगा ना, तो इनका एब्जॉर्प्शन भी फैट में होगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज एवेंडेंट इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम या फिर ऑल? देखिए, जो ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में वो है ऑक्सीजन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज ऑब्जर्व ऑन? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 जून को। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब यहीं पे और क्वेश्चन है, देखिए, जैसे कि एड्स डे है, एड्स डे कब मनाया जाता है? और एनवायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हेल्थ डे कब मनाया जाता है? हेल्थ डे कब मनाया जाता है? और है नर्सेस डे, नर्सेस डे। देखिए, अब इसमें क्या पूछा गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वो तो मनाया जाता है 21 जून को, और जो एड्स डे है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस, एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है 5 जून को, जो अभी था, ठीक है। हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और जो नर्सेस डे मनाया जाता है वो मनाया 12 मई, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक टेस्ट, यहाँ मीनिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पे ये वाला सिक है। सिक टेस्ट इज यूज्ड इन कन्फर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ, जो सिक टेस्ट है वो किसको कंफर्म करने के लिए, जो सिक टेस्ट है वो किसके कंफर्मिंग के लिए किया जाता है? देखिए, जो सिक टेस्ट है वो किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और अगर ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है माउंटेक्स टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं, या फिर एक और है स्पुटम टेस्ट। इनका यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए। और सिफिलिस के लिए कुछ नहीं होता है, कोई भी टेस्ट नहीं होता। और जो स्कारलेट फीवर है ना, स्कारलेट फीवर ये हीमोट इन्फेक्शन है। स्कारलेट फीवर एक हीमोट इन्फेक्शन है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप फॉर वेलनेस आर, कल्याण के लिए युक्तियां हैं। इसमें पूछे गए टिप फॉर वेलनेस, कल्याण के लिए युक्तियां क्या हैं? ईट ब्रेकफास्ट, ईट हेल्दी मील्स, एक्सरसाइज रेगुलरली, ऑल। देखिए, टिप फॉर वेलनेस मतलब कल्याण के लिए जो युक्तियां हैं वो है ईट ब्रेकफास्ट, जब सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है, ईट ब्रेकफास्ट, ये भी कल्याण के लिए युक्तियों में काम आता है, वेलनेस के लिए ज़रूरी है, टिप्स है। हेल्दी, ईट हेल्दी मील्स, स्वस्थ भोजन खाएं, ये भी सही है। एक्सरसाइज रेगुलरली, नियमित व्यायाम करें, ये भी वेलनेस के लिए टिप्स है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। टिप्स फॉर वेलनेस आर ईट ब्रेकफास्ट, ईट हेल्दी मील्स एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ए डाइसैकेराइड्स, जो एक डाइसैकेराइड नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक डाइसैकेराइड नहीं है। देखिए, एक होता है पॉलीसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें डाइसैकेराइड नहीं है पूछा गया है। डाइसैकेराइड में
मोनोसैकेराइड की 2 इकाइयाँ जुड़ती हैं। जैसे कि जो माल्टोज है वो ग्लूकोज के 2 इकाइयों के जुड़ने से बनता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखना। और जो लैक्टोज है ये बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के जुड़ने से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये तो सारे डाइसैकेराइड हो गए। ये मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट के जुड़ने से बनता है, तो ये सारे डाइसैकेराइड हो गए। तो डाइसैकेराइड कौन सा नहीं है? जो ग्लूकोज है ये डाइसैकेराइड नहीं है, ये मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज ये मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से मुक्ति क्या कहलाता है? एसेप्सिस, एंटीसेप्टिक सेप्सिस या फिर बैक्टीरियोस्टेसिस। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से मुक्ति, इसको बोलते हैं एसेप्सिस। एसेप्सिस जिसको हिंदी में अपूर्णता भी बोलते हैं, हिंदी में अपूर्णता, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन एसेप्सिस, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एसेप्सिस, ओके। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।